और चलिए अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। जयपुर में यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का। जयपुर में यादव समाज का कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। चार दिवसीय दक्षिणी राज्यों के दौरे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। मंत्री संजय शर्मा तमिलनाडु मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और 29 नवंबर यानी कल जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। तो आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे मंत्री संजय शर्मा, तमिलनाडु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 29 नवंबर यानी कल जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 4 दिवसीय दक्षिणी राज्यों के दौरे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोटा दौरे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर विधानसभा क्षेत्र सांगोद में विकास कार्यों की सौगात दी और साथ ही क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। बजट घोषणा के अंतर्गत सांगोद में स्वीकृत विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है। सांगोद नगर में बरसों पुरानी जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के कार्य का शिलान्यास किया। वहीं नव सृजित पीएचडी अधिशासी अभियंता कार्यालय का भी शुभारंभ यहां किया गया। सांगौद नगर में बरसों पुरानी जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के कार्य का शिलान्यास यहां। वहीं नव सृजित पीएचडी अधिशासी अभियंता कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। और सीकर में पति के सामने गैंग रेप और अपहरण करने से जुड़ा मामला। सीकर गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर सकता है। राज्य सरकार इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अपना जवाब पेश कर सकती है। तो सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर सकता है और राज्य सरकार इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अपना जवाब पेश कर सकती है। सीकर में पति के सामने गैंग रेप और अपहरण करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाएगा। सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ फैसला आता है देखने वाली बात होगी। सीकर गैंग रेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसी को लेकर आपको बता दें कि राज्य सरकार भी इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अपना जवाब पेश कर सकती है। और अब मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना से जुड़ी खबर। योजना को लेकर आज बैठक आयोजित होगी। तकनीकी सलाहकार समिति की चर्चा होगी। योजना के सुदृढ़ीकरण और उपचार पर मंथन होगा। 390 औषधियों का दायरा बढ़ाने का प्रावधान प्रशिक्षण होगा, माफ कीजिएगा। प्रबंध निदेशक आरएमएससी की अध्यक्षता में बैठक होगी। पहले से उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार का जो उद्देश्य है आमजन को अधिक से अधिक औषधियां उपलब्ध हो सके, इस पर फोकस रहेगा। योजना के सुदृढ़ीकरण को लेकर चर्चा और 390 औषधियों का दायरा बढ़ाने का प्रशिक्षण होगा। प्रबंध निदेशक आरएमएससी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अब जयपुर से खबर। पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर आज वीसी के माध्यम से बैठक है। जिला कलेक्टर्स के साथ बोर्ड अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और 1 से 3 दिसंबर तक प्रदेश भर में परीक्षा का आयोजन होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा होगी। सभी 33 जिलों में 17 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हैं। तो 1 से 3 दिसंबर तक प्रदेश भर में परीक्षा का आयोजन होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा होगी। सभी 33 जिलों में 17 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल।
और अब जयपुर परिवहन विभाग से खबर। आज होगा लेखा कार्मिकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्तीय सलाहकार वीनू गुप्ता ने जानकारी दी। लेखा संबंधी विषयों जैसे अंकेक्षण, उपापन कर गणना पर केंद्रित रहेगी ट्रेनिंग और कार्मिकों की कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। वित्तीय सलाहकार वीनू गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई। लेखा संबंधी विषयों जैसे अंकेक्षण, उपापन कर गणना पर ट्रेनिंग केंद्रित रही। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 घायल हुए। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल लूणकरणसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल भेजा और लूणकरणसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बीकानेर के लूणकरणसर से ये खबर। और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा। इस हादसे में 2 की जान गई, 2 घायल। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। 2 लोगों की मौत हुई है हादसे में। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल भेजा गया। बारां जिले के शाहबाद वन क्षेत्र में लंबे समय से लोगों ने लेपर्ड सफारी सेंचुरी बनाने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। आए दिन नेशनल हाईवे 27 से गुजरने वाले वाहन चालकों को जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। आपको बता दें, बीती रात 108 एम्बुलेंस चालक शाहबाद की ओर से आ रहे थे और इसी दौरान घाटी क्षेत्र में 2 भालू दिखाई दिए, जिन्हें पहली बार कैमरे में कैद किया गया। जिससे पहले पैंथरों को कई बार कैद किया जा चुका है। वहीं भारी वाहनों की चपेट में पूर्व में पैंथर, भालू, जरख आदि अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। शाहबाद से 45 किलोमीटर दूर नामीबिया से लाए गए चीते भी इस क्षेत्र में देखे जा चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल में नई वार्डन की नियुक्ति को लेकर छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हॉस्टल परिसर में धरने पर बैठी छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस नियुक्ति को तत्काल रद्द करने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि पूर्व में भी इसी वार्डन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। अब उसी वार्डन की पुनः नियुक्ति कर दी गई है, जो छात्राओं के हितों और भावनाओं के खिलाफ है। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगी। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई ठोस बयान नहीं दिया है। जोधपुर में 25वें पोलो सीजन का शुभारंभ हुआ। सरदार समंद और मेहरानगढ़ के बीच लो गोल मैच खेला गया। ये 4 चक्कर में खेला गया और इस मैच में 7 मिनट का एक चक्कर होता है, जिसके तहत फर्स्ट जो चक्कर होता है वो 3.5 मिनट के बाद अगर कोई प्लेयर अपना घोड़ा बदलना चाहे तो बदल सकता है और उसे 30 सेकंड का टाइम मिलता है। 7-7 मिनट के 4 चक्कर के मैच होते हैं। लो गोल का जो विनर होगा वो फाइनल खेलेगा और इसमें 3 टीम में जो सरदार समंद, बाल समंद और मेहरानगढ़ है, 1 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और इस लो गोल मैच का फाइनल
1 दिसंबर को खत्म होगा। वहीं 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर को 4 गोल का उम्मेद भवन पैलेस पोलो कप खेला जाएगा। उसके बाद सदर क्लब सरदार सिंह का एग्जीबिशन मैच है। 8 दिसंबर को आर्मी कमांडर्स कप खेला जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को आईपीएल के टूर्नामेंट खेले जाएंगे। 11 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आईपीएल टूर्नामेंट खेले जाएंगे। जोधपुर में अब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जल्द ही स्थापित होने वाली है। सर्किट हाउस के बाहर जेडीए की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने के लिए काम शुरू करवा दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर आएंगे और इस दौरान संभावना है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया जा सकता है। मूर्ति निर्माण के कार्य की प्रगति को देखने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ एडीएम सुरेंद्र कुमार पुरोहित और अन्य अधिकारी भी थे। कलेक्टर ने जेडीए के अधिकारियों से निर्माण कार्य को लेकर कुछ देर चर्चा की और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में नकल माफियाओं को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब डिजिटल माध्यम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए ऑपरेशन गोडावन के नाम से मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में नकल और पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब डिजिटल माध्यम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड ने टैबलेट आधारित परीक्षा मोड यानी टीबीटी को अपनाने की योजना बनाई है। इसका मॉक टेस्ट दुर्गापुरा स्थित राजकीय विद्यालय में हुआ और इस प्रक्रिया में परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से महज 5 मिनट पहले सेंटर के सर्वर पर भेजा गया और फिर इसे टैबलेट पर अपलोड किया गया। इस दौरान पेपर लीक रोकने की विश्वसनीयता को परखने के लिए आईआईटी और टॉप हैकर्स की टीम को भी इस सिस्टम को हैक करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से बोर्ड ये देख रहा है कि टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली कितनी कारगर है। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई है, जिनमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस प्रणाली को लेकर बोर्ड को उम्मीद है कि इससे नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। इस मॉक टेस्ट में लगभग 400 अभ्यर्थियों को विभिन्न पारियों में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गोडावन नामक इस मॉक टेस्ट प्रक्रिया में 2 अलग-अलग फॉर्मों के जरिए टैबलेट पर परीक्षा का आयोजन किया गया। मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि मॉक टेस्ट के दौरान आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली और बीट्स पिलानी के एक्सपर्ट्स ने पेपर लीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे ये स्पष्ट हुआ कि इस प्रक्रिया में पेपर के बनने, छपने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान लीक होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। आलोक राज ने साथ ही बताया कि मॉक टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका परीक्षण एमएनआईटी जयपुर और आईआईटी कानपुर मद्रास द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर टीबीटी के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसको हम शिफ्ट करते हैं टीबीटी मोड यानी कि टैबलेट मोड, टैबलेट बेस्ड टेस्ट। इसमें टैबलेट जैसे कि लैपटॉप होता है वैसे टैबलेट होता है, छोटी डिवाइस होती है, आपके कंप्यूटर से थोड़ी बड़ी होती है, दुगनी तिगनी बड़ी होती है, उसके ऊपर फिर आप परीक्षा दे सकते हो। तो टैबलेट बेस्ड मोड के अंदर जैसे हम परीक्षा के अंदर पेपर बांटते हैं, प्रिंटेड पेपर बांटते हैं, वैसे हम बजाय प्रिंटेड पेपर के हम सरकारी स्कूलों में परीक्षा कराएंगे और वहाँ पर हम बजाय प्रिंटेड पेपर के उनको टैबलेट बांटेंगे। टैबलेट एक फर्म देगी या सरकार खरीदेगी, जैसे भी देखना पड़ेगा, और उस टैबलेट के ऊपर पेपर आएगा। तो पेपर जैसे सीबीटी में आता है सर्वर के ऊपर, ऐसे सर्वर हर एक स्कूल के अंदर होंगे। कोई फर्म उसको एस्टेब्लिश करेगी और उस सर्वर पर पेपर आएगा। पेपर एनक्रिप्टेड होगा, यानी इसको डिसाइफर नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते पेपर में क्या लिखा हुआ है। हमने पहली शिफ्ट में परीक्षा की, हमारे पास हमने हैकर्स बुलाए हुए हैं। हमारे पास आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और बिट्स पिलानी, इन 3 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री के, वहाँ के हैकर्स हमारे साथ में हैं। वो इधर हमारे पास अभी वो उस पर अटैक कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। उन्होंने सुबह भी अटैक किया था, सफलता नहीं मिली।
कोई कुछ मामूली जो एक इन्फॉर्मेशन होती है छोटी मोटी कि नाम सर्वर का क्या है, कुछ उन्होंने ऐसा प्रयास किया पता करने का, वो भी चूँकि हमने काफ़ी कुछ बता रखा था उनको, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। अभी भी वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं। अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है। 100 बच्चे में से करीबन 60-70 बच्चे बैठे थे सुबह की परीक्षा में। अभी करीबन 56 या 57 बच्चे बैठे हैं परीक्षा के अंदर और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर और हैकर्स हमारा काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस नए डिजिटल प्रयास को लागू करने में कितना समय लगता है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी बढ़ती है, इस मॉक टेस्ट से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अगला कदम तय किया जाएगा। ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पहल, जहां डिजिटल परीक्षा प्रणाली से नकल और धांधली पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक की घटना सरकार और सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती होती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक ना हो इसके लिए कवायद में जुटा है और लगातार नवाचार कर रहा है। बोर्ड द्वारा इससे पहले सीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया, लेकिन अब और पुख्ता परीक्षा की व्यवस्था कराने के लिए बोर्ड द्वारा टीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। टीबीटी मोड पर मॉक परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा हाल के दिनों में करवाया गया। अगर बोर्ड द्वारा यह परीक्षण सफल होता है तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बोर्ड टीबीटी मोड पर परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। कैमरा पर्सन राकेश मीणा के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। बूंदी डाबी क्षेत्र की एरू नदी के बहाव क्षेत्र में खनन से जमा हुए मलबे को निकालने के बाद नदी अब अपने प्राकृतिक स्वरूप में आने लगी है और नदी का बहाव पहले की तरह होने लगा है। डीएमएफटी के जरिए हुए इन कार्यों से नदी पुनर्जीवित हो गई है। बुधवार को जिला कलेक्टर ने गुड्डा और लांभा कोह गांव के समीप नदी के बहाव क्षेत्र का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि दोबारा नदी में खनन का मलबा एकत्रित न हो। ग्रामीणों के आवागमन के लिए जरूरत के अनुसार नदी पर पत्थरों और पुल बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि कमेटी बनाकर नदी पर एनीकट बनाने के प्रस्ताव भिजवाए जाएं। निर्देशों के तहत ये जो एरो रिवर में जगह जगह जो माइनिंग की वजह से मलबा डालने की वजह से जो ब्लॉकेज हुआ था, तो इसको क्लियर करने के डायरेक्शन थे। तो इसी के तहत ये डीएमएफटी के तहत इसका सैंक्शन किया गया था। लगभग 11 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट लिया गया है और 5400 मीटर का लगभग एरिया था जो जगह जगह मलबा की वजह से क्लॉग था। तो उसको ऑलमोस्ट अभी ये हमारा ख़त्म होने की तरफ है। लगभग छोटा मोटा कुछ पैचेस बचे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद जो इसका पूरा फ्लो है एरो रिवर का, वो यहाँ कंटिन्यूस यथावत जो पहले की। और अब डीडवाना के नावा सिटी से खबर, जहां आरएसआरटीसी विभाग की ओर से बनाई गई हाईवे सड़क 5 दिनों में उखड़ गई। लगभग 1 किलोमीटर गोविंदी टोल प्लाजा तक हाईवे रोड के ऊपर ही वापस डामरीकरण किया। डामरीकरण करने से जगह जगह से सड़क उखड़ी। आरएसआरटीसी विभाग की खानापूर्ति और हादसों को ये न्योता दे रही है। आरएसआरटीसी विभाग के अधिकारी ने फोन पर बातचीत में कहा, जल्द ही वापस उखड़ी हुई सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी। और अपाली से खबर, जहां पुलिस ने शातिर नकबजन मां बेटी को बाफरदा गिरफ्तार किया, जिसमें कांस्टेबल महेश कुमार जितेंद्र की भूमिका अहम रही। मां बेटी की जोड़ी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में महिलाओं के गहने चोरी करने में एक्सपर्ट है। वारदात वाले दिन भी दोनों पहले एक मामले में कोर्ट में पेशी पर आई थी और वापस बस से जाते समय वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शातिर मां बेटी को गिरफ्तार किया। दोनों जून महीने में भी बस स्टैंड से महिला के गहने चोरी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस ने सुंदर देवी और उसकी बेटी पूनम को गिरफ्तार किया। इन्होंने 20 अगस्त को पाली शहर के सिंधी कॉलोनी निवासी भंवरी देवी के गले में पहनी सोने की 2.5 तोला चेन चुरा ली थी। सुंदर देवी पर 17 और उसकी बेटी पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। और माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमापी पारा पिछले 3 दिनों से 2 डिग्री पर है। सर्दी से बचने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं। लोग
गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। देर से शुरू हो रही है शहर की दिनचर्या और दिन में पर्यटक स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ हालांकि हो जाती है। लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य देव की तपिश भी कम।